नमस्कार साथियों। आज का प्रश्न है रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। तो चलिए बिना देर किए बिल्कुल आसान से आसान शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। ये क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है दोस्तों, एग्जाम में पूछे जाने की पूरी संभावना है। इस क्वेश्चन को आप केवल सुन लोगे ना तो आपको आसानी से याद हो जाएगी, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं। तो चलिए आज के इस वीडियो को बिना देर किए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि रॉलेट एक्ट पर एक संक्षिप्त निबंध लिखें। रॉलेट एक्ट क्या था, इसके बारे में आपको पूछा गया है। सबसे पहले आपको परिचय देना है। रॉलेट एक्ट 1919 में ब्रिटिश सरकार द्वारा भारत में लागू किया गया था। यह जो है एक काला कानून था। इस कानून का मुख्य उद्देश्य क्या था? इस कानून का मुख्य उद्देश्य था भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलना। यानी कि दोस्तों जो रॉलेट एक्ट था 1919 में पारित किया गया था ब्रिटिश सरकार के द्वारा। इसको लागू करने के पीछे उद्देश्य था भारत में जो स्वतंत्रता संग्राम फैल रहा था उसको कुचलना, क्योंकि अंग्रेजों को यह डर था कि अगर भारत में स्वतंत्रता संग्राम को नहीं कुचला जाएगा तो जो यहाँ पर उनका सत्ता स्थापित है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो जाएगा। इसीलिए जो है भारत में किसी न किसी तरह से भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने का प्रयास करता था, और भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को कुचलने के उद्देश्य से ही रॉलेट एक्ट को 1919 में पारित किया गया था, जिसे काला कानून के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम के तहत जो है ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिला था कि वो किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमे के गिरफ्तार करके अनिश्चित समय तक जेल में बंद कर सकता था। यानी कि दोस्तों रॉलेट एक्ट अधिनियम के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार मिला हुआ था कि किसी भी भारतीयों को बिना मुकदमे पर गिरफ्तार कर लेना। और जब भारतीयों को बिना मुकदमे दायर किए गिरफ्तार किया जाता था तो इस समय कोई समय सीमा निर्धारित नहीं था कितने दिनों तक जो उनको जेल में बंद रखेगा, बल्कि जो है अनिश्चित समय तक उनको जो है नजरबंद कर दिया जाता था, उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था। और किस जेल में रखा जाता था दोस्तों, इसकी भी सूचना किसी को नहीं होती थी। इस कानून को बिना वकील, बिना दलील और बिना अपील का कानून भी कहा जाता है। समझ रहे हो ना कि काला कानून क्या था? इस कानून के माध्यम से अगर किसी भी भारतीयों को गिरफ्तार कर लिया जाता था तो ऐसे में उनको कोई वकील रखने का अधिकार नहीं था, ना ही कोई दलील पेश कर सकता था कि हम जो है निर्दोष हैं, और ना ही कोई अपील कर सकता था दोस्तों। तो एक प्रकार से ये काला कानून ही था। इसको लागू करने के पीछे हमने आपको बताया अंग्रेजों का उद्देश्य था कि भारत में स्वतंत्रता संग्राम को कुचलना। दोस्तों ये कानून केवल भारतीयों पर लागू होता था, ये आपको ध्यान रखनी है, ब्रिटिश अधिकारियों पर लागू नहीं होता था। जिस किसी भारतीय पर शक होता था, शक के आधार पर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता था। गांधी जी ने जो है इस कानून का व्यापक विरोध किया और इसे समाप्त करने के लिए 1919 में जो है सत्याग्रह आंदोलन चलाया था। यानी कि जो रॉलेट एक्ट था दोस्तों पूरे भारत में इसका विरोध किया गया, और इसे समाप्त करने के लिए ही अप्रैल 1919 में महात्मा गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह आंदोलन चलाया जाता है, ताकि जो है ये जो काला कानून है रॉलेट एक्ट उनको समाप्त किया जा सके। क्योंकि दोस्तों जो व्यक्ति निर्दोष होता था उनको भी जो है शक के आधार पर गिरफ्तार कर लिया जाता था। समझ रहे हो ना कि ये काला कानून क्यों लागू किया गया था भारत में? यह सत्याग्रह जो है ब्रिटिश सरकार के खिलाफ पहला अखिल भारतीय संघर्ष था। इस प्रकार से दोस्तों 1919 में सत्याग्रह जो महात्मा गांधी जी के द्वारा चलाया गया था वो भारत का पहला सत्याग्रह आंदोलन माना जाता है, जो पूरे भारत के स्तर पर लोगों ने इसका विरोध किया था। नेक्स्ट हेडिंग बनाना है रॉलेट एक्ट लागू करने के कारण। यानी कि रॉलेट एक्ट को भारत में लागू करने के पीछे उद्देश्य क्या था, कारण क्या था। यहाँ पर आप जो है हेडिंग बना सकते हैं रॉलेट एक्ट का पृष्ठभूमि। रॉलेट एक्ट को भारत में लागू करने के पीछे जो है निम्नलिखित कारण थे, जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध के दौरान जो है ब्रिटिश सरकार ने भारतीयों को सेना में भर्ती किया था और उनसे सहयोग मांगा था। जब प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी 1914 में, तो ऐसे स्थिति में भारत में जो है ब्रिटिश का शासन स्थापित था। तो भारत में जब ब्रिटिश का शासन स्थापित था तो भारतीयों को जो है जबरन अपने सैनिक में शामिल कर लिया था, ताकि जो है मित्र राष्ट्र की ओर से भारतीयों को युद्ध में लड़ाया जा सके। और जब भारत के सैनिकों को युद्ध में शामिल कर लिया था, और उस समय जो है महात्मा गांधी जी ने भी सहयोग किया था। महात्मा गांधी जी ने इसलिए सहयोग किया था क्योंकि अंग्रेजों का कहना था कि अगर प्रथम विश्व युद्ध में भारतीय लोग सहायता करेंगे अंग्रेज का, तो जो है प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत को स्वतंत्र कर दिया जाएगा। वहीं यहाँ पर दूसरा है कि गांधी जी ने प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का समर्थन इस शर्त पर किया कि युद्ध के बाद जो है
भारतीयों को स्वतंत्रता मिलेगी। तो इस प्रकार से अंग्रेजों ने भारतीयों को कहा, तो प्रथम विश्व युद्ध के बाद जो है भारतीयों को स्वतंत्र घोषित कर दिया जाएगा। यही कारण है कि महात्मा गांधी जी ने अधिक से अधिक भारतीयों को अंग्रेजों का साथ देने के लिए कहा था। तीसरा जो है वो है युद्ध के बाद अंग्रेजों ने अपना वादा नहीं निभाया और भारतीयों पर रोलेट एक्ट थोप दिया। दोस्तों, एक तरफ जो है युद्ध में जब अंग्रेजों की जीत हुई यानी मित्र राष्ट्र की जीत हुई, तो ऐसे स्थिति में उन्होंने जो भारतीयों से वादा किया था कि जब जो है प्रथम विश्व युद्ध में हम जीत जाएंगे तो ऐसे स्थिति में भारत को स्वतंत्र कर देंगे। जब प्रथम विश्व युद्ध में जो अंग्रेज जीत जाता है उसके बाद उन्होंने जो वादा किया था भारतीयों के साथ, उस वादा को इन्होंने नहीं निभाया। वादा निभाने के बजाय इन्होंने जो है भारत में रोलेट एक्ट लागू कर दिया गया। इतना ही नहीं दोस्तों, भारतीय लोगों ने जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेजों का साथ दिया, उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने हमें क्या दिया? रोलेट एक्ट दिया। उन्होंने क्या दिया? जलियांवाला बाग हत्याकांड दिया। समझ रहे हो ना? फिर है 4 नंबर की युद्ध के दौरान भारत में क्रांतिकारी गतिविधियां बढ़ गई थी, क्योंकि क्रांतिकारी अंग्रेजों की कमजोर स्थिति का फायदा उठाना चाहते थे। दोस्तों, जब प्रथम विश्व युद्ध में अंग्रेज बिजी था, उस दौरान जो है जो भारत के क्रांतिकारी नेता थे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद जैसे क्रांतिकारी नेता, उन्होंने जो है अंग्रेजों के खिलाफ उनका कमजोर स्थिति का लाभ उठाकर अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन किया, उनसे संघर्ष किया और जो यहाँ पर प्रमुख अधिकारी थे उनको चुन चुनकर जो है उनकी हत्या करने की योजना बनाई। अगर भारत के लोग अंग्रेजों के मन में खौफ फैला दिया जाएगा तो ऐसे स्थिति में जो अंग्रेज है वो यहाँ से खुद चला जाएगा। इसीलिए क्रांतिकारी नेताओं ने सभी प्रमुख और प्रसिद्ध न्यायाधीश और ब्रिटिश के अधिकारियों की हत्या करने का योजना बनाता है। 5वां है अंग्रेज भारत में बढ़ती राष्ट्रीयता की भावना को कुचलना चाहता था। जो अंग्रेज था दोस्तों, भारत में जब राष्ट्रीयता की भावना फैल रही थी, ऐसे स्थिति में वो भारत में राष्ट्रीयता की भावना को कुचलने का प्रयास में लगा हुआ था। 6ठा है ब्रिटिश न्यायाधीश जो सर सिडनी था, रोलेट एक्ट की अध्यक्षता में एक समिति बनाई गई जिसे भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों की जांच करनी थी। अब जो रोलेट एक्ट देख रहे हो ना, ये नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो ब्रिटिश के एक न्यायाधीश था जिसका नाम था सर सिडनी रोलेट। सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में ही जो है एक समिति बनाई जाती है और इस समिति का काम होता है कि भारत में जो क्रांतिकारी गतिविधियां फैल रही है उसको कैसे रोका जाए, क्योंकि जब तक भारत में क्रांतिकारी गतिविधियों को नहीं रोका जाएगा तो ऐसे में अंग्रेज को खतरा था कि उनकी सत्ता यहाँ पर समाप्त ना हो जाए, हिंसक विद्रोह ना हो जाए उनके खिलाफ। और 6ठा है इस समिति की जो सिफारिश थी, सिफारिश के आधार पर जो है 1919 में रोलेट एक्ट पारित होता है जो बिना मुकदमे के किसी भी भारतीयों को गिरफ्तारी और नजरबंदी की अनुमति देता था। इस प्रकार से न्यायाधीश सर सिडनी रोलेट की अध्यक्षता में एक अधिनियम पारित किया जाता है जिसे रोलेट एक्ट अधिनियम के नाम से जाना जाता है। और जब 1919 में रोलेट एक्ट अधिनियम पारित किया गया तो इस अधिनियम के आधार पर किसी भी भारतीय व्यक्ति को बिना मुकदमा दायर किए ही गिरफ्तार कर सकता था, उन्हें नजरबंद बना सकता था। नजरबंद का मतलब है जब किसी व्यक्ति पर शक होता था, शक के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था और किस जेल में रखा जाता था इसकी भी सूचना किसी को नहीं होती थी। और इनका समय निर्धारित नहीं था कि इनको 1 महीना रखा जाएगा नजरबंद करके, बल्कि जो है अनिश्चित समय तक रखा जा सकता था, 6 महीना, 1 साल, 2 साल, समझ रहे हो ना? तो ये काला कानून ही था जो भारतीयों की पूरी स्वतंत्रता को छीन लिया था। अब हम लोग देखते हैं कि रोलेट एक्ट की आखिर विशेषताएं क्या थी। तो रोलेट एक्ट के जो है निम्नलिखित विशेषताएं थी जो हम लोग कुछ बिंदुओं के माध्यम से समझ सकते हैं। पहला है बिना मुकदमे के गिरफ्तारी, यानी बिना मुकदमे दायर किए किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया जाता था। जो भारतीय व्यक्ति होते थे उन्हीं को केवल गिरफ्तार करता था। यहाँ पर जो ये विधि था, ये कानून था, केवल भारतीय लोगों पर ही लागू होता था। दोस्तों, रोलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को यह अधिकार था कि वह किसी भी भारतीयों को बिना किसी मुकदमे के गिरफ्तार कर सकती थी। यह कानून भारतीयों की व्यक्तिगत स्वतंत्रता को समाप्त करने का उद्देश्य बनाया गया था। यानी कि दोस्तों, रोलेट एक्ट लागू करने के पीछे ब्रिटिश सरकार का जो उद्देश्य था वो ये था कि भारत में जो क्रांतिकारी आंदोलन फैल रही है उनको रोका जाए, और इसको रोकने के लिए जब किसी व्यक्ति पर शक होता था तो उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको नजरबंद बना दिया जाता था बिना किसी मुकदमा दायर किए। क्योंकि दोस्तों, जब तक आप पर कोई मुकदमा दायर नहीं किया है तब तक जो है आपको कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता है बिना वारंट का, लेकिन यहाँ बिना वारंट का ही गिरफ्तार कर रहा था। समझ रहे हो ना? दूसरा है बिना ट्रायल के कारावास, यानी बिना ट्रायल किए किसी भी व्यक्ति को कारावास में रखा जा रहा था अनिश्चित समय तक। कारावास का मतलब क्या है? मान लो आप पर कोई मुकदमा दायर किया, जब न्यायालय द्वारा उसकी जांच करेगी
तो आप जो है निर्दोष साबित हो जाते हो, तो आपको छोड़ दिया जाता है। लेकिन बिना किसी ट्रायल के ही जो है उसको गिरफ्तार कर लिया जाता था, उनको जेल में रखा जाता था। उन्होंने जो है गलती किया है या उन पर जो आरोप लगाया है वो आरोप सही है या नहीं है, ये जो है जांच ही नहीं होती थी। ट्रायल होगा तब ना जांच होगा। मान लो जो है कोई पुलिस आपको उठा के ले जाती है, ऐसी स्थिति में वहां पर आपका ट्रायल नहीं चलाया जा रहा है, आपको 2-3 साल से जो है जेल में बंद रखा है, ट्रायल नहीं चलाया जा रहा है कि आप निर्दोष हो या दोषी हो। जब आप पर जो है ट्रायल नहीं चलाया जाएगा तो ये कैसे सिद्ध होगा कि आप दोषी हो कि निर्दोष व्यक्ति हो। तो निर्दोष और दोषी तभी साबित होता है जब ट्रायल चलाया जाता है किसी व्यक्ति पर। इस कानून के तहत जो है गिरफ्तार किए गए व्यक्ति को बिना किसी ट्रायल के जेल में बंद किया जा सकता था। इससे भारतीय जनता में गहरी नाराजगी और विरोध उत्पन्न हुई। क्यों नहीं उत्पन्न होगी नाराजगी दोस्तों, जब किसी भी व्यक्ति को बिना बताए उनको गिरफ्तार कर लिया जाता था तो ऐसे में किसी व्यक्ति के व्यक्तिगत स्वतंत्रता को ही तो छीन रहा था। तीसरा है प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध। आने की प्रेस की स्वतंत्रता पर जो है प्रतिबंध लगा दिया गया था। इसलिए लगा दिया गया था ताकि जो क्रांतिकारी आंदोलन भारत में फैल रहा है उसको समाप्त किया जा सके। रॉलेट एक्ट के तहत ब्रिटिश सरकार को प्रेस की स्वतंत्रता पर प्रतिबंध लगाने का अधिकार मिल गया। यानी रॉलेट एक्ट के माध्यम से जो है भारत में जो थोड़ी बहुत प्रेस के प्रति स्वतंत्रता मिली थी और वह स्वतंत्रता पर भी जो है प्रतिबंध लगा दिया गया। इससे भारतीय समाचार पत्रों और पत्रिकाओं पर सेंसरशिप लागू हो गई। यानी कि अब कोई भी व्यक्ति भारत में पत्र या पत्रिका प्रकाशित नहीं कर सकता है बिना ब्रिटिश अधिकारी को दिखाए। तो इस प्रकार से सेंसरशिप लगा दिया गया था। जो अधिकारियों को पहले दिखाना होता था कि क्या प्रकाशित करने वाले हो, उसके बाद उसको प्रकाशित कर सकते हो। और अगर कोई व्यक्ति उनको दिखाए बिना प्रकाशित कर लेता था तो उनके जो है प्रेषक को ही जो है जब्त कर लिया जाता था, उस व्यक्ति को जेल में बंद कर दिया जाता था, उनसे जुर्माना भी लिया जाता था। अब समझ रहे हो ना कितना कड़ा कानून था ये। चौथा है दोस्तों विशेष न्यायालयों की स्थापना। यानी कि मान लो किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा है तो उनकी सुनवाई के लिए अंग्रेजों द्वारा विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई थी, जहां पर जिस व्यक्ति का राजद्रोह मुकदमा चलाया जा रहा है उस पर सुनवाई होती थी। इस कानून के तहत राजद्रोह के मुकदमे की सुनवाई के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना की गई थी। इन न्यायालयों में जज बिना जूरी की सहायता से सुनवाई कर सकते थे। इसका मतलब क्या है, मान लो किसी भी व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा दायर किया गया है तो यहाँ पर जो है सुनवाई के लिए वो व्यक्ति अपने मुकदमा को दर्ज करा सकता था। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जो न्यायालय स्थापित किया गया था यहाँ पर ब्रिटिश के ही न्यायाधीश होता था। समझ रहे हो ना, जब ब्रिटिश का न्यायाधीश होगा तो निष्पक्ष रूप से जो है न्याय नहीं देगा। दूसरी बात यहाँ पर ये है कि जो यहाँ पर न्यायालय का जज था ना, जज बिना किसी जूरी की सहायता से सुनवाई कर देता था। जूरी का मतलब यहाँ ये है दोस्तों कि मान लो अगर किसी भी न्यायालय में किसी व्यक्ति पर कोई आरोप लगा है और जब उसके मुकदमा को सुनाया जाएगा तो ऐसे स्थिति में वहां पर केवल न्यायाधीश ही नहीं होगा बल्कि वहां पर पक्ष और विपक्ष का वकील होगा। इसके अलावा वहां पर आप देखते होंगे जब भी न्यायालय में न्याय दिया जाता है तो नीचे जो है बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जिसे जूरी कहा जाता है। वहां पर जो अपराधी होते हैं उसके फैमिली मेंबर होते हैं, जो विपक्ष के पार्टी होते हैं उसके फैमिली मेंबर होते हैं, कुछ वकील होते हैं, कुछ जज होते हैं। उसके बाद मुकदमा सुनवाया जाता है। लेकिन यहाँ पर ये लोग क्या करता था, केवल जज जो होता था वो अकेले जो है मुकदमा सुना देता था और किसी भी तरह से उसको अपराधी घोषित करके उनको जेल में बंद कर दिया जाता था। समझ रहे हो ना, ये अन्याय ही तो था। पांचवा है उच्च न्यायालयों में अपील का अधिकार समाप्त। यानी पहले जो है उच्च न्यायालय में आप अपील कर सकते थे, लेकिन अब जो है उच्च न्यायालय में अपील करने पर भी प्रतिबंध लगा दिया गया था। रॉलेट एक्ट के तहत राजद्रोह के मुकदमों में उच्च न्यायालय में अपील करने का जो अधिकार पहले था उनको समाप्त कर दिया। इससे न्यायिक प्रक्रिया में जो है जो पारदर्शिता था और जो निष्पक्षता था उनकी कमी हो गई। यानी कि दोस्तों जब रॉलेट एक्ट लागू किया गया, ऐसे स्थिति में जिस व्यक्ति पर राजद्रोह का मुकदमा चलाया जा रहा था उस व्यक्ति को अधिकार था कि वो जो है उच्च न्यायालय में अपील कर सकता था। लेकिन अब जो है उस व्यक्ति को उच्च न्यायालय में अपील करने से रोक दिया गया, यानी जो अधिकार दिया गया था अपील करने की उनको समाप्त कर दिया गया। जब उनके अधिकार को समाप्त कर दिया गया तो जो न्याय व्यवस्था में पहले पारदर्शिता थी, निष्पक्षता थी, वो खत्म हो गई। छठा है राष्ट्रीय स्तर पर विरोध। यानी कि भारत में जो है राष्ट्रीय स्तर पर विरोध किया गया इस कानून का। इस कानून के विरोध में पूरे देश में विरोध प्रदर्शन हुआ। महात्मा गांधी जी ने इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया।
जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम को और अधिक बल मिला। इस प्रकार से रोलेक्ट एक्ट जब लागू किया गया तो पूरे भारत में अलग अलग क्षेत्रों में इसका विरोध किया गया और खासतौर पर महात्मा गांधी जी ने जो है इस कानून के खिलाफ सत्याग्रह आंदोलन चलाया 1919 में, जिससे भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जो था दोस्तों उसको अधिक बल मिला। और अंत में आपको निष्कर्ष लिख देना है। इस तरह से रोलेक्ट एक्ट भारतीयों के लिए एक काला कानून था जिसने उनकी स्वतंत्रता और अधिकारों को सीमित कर दिया। जो रोलेक्ट एक्ट था वो एक काला कानून था, अंधा कानून था, जिसने भारतीयों के स्वतंत्रता के अधिकारों को सीमित करके रख दिया। हालांकि रोलेक्ट एक्ट ने जो है भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में अपना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया और भारतीय जनता को ब्रिटिश शासन के खिलाफ एकजुट किया। जब भारत में रोलेक्ट एक्ट लागू किया गया, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो ऐसे स्थिति में जो भारतीय लोग थी उसमें एकता का भावना फैली। जब एकता का भावना फैली, जब राष्ट्रीयता का भावना फैली, तो ऐसे स्थिति में सभी लोग एकजुट होकर अंग्रेजों के खिलाफ जो है संघर्ष करने का योजना बनाया और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन चलाया गया। आगे चलकर सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ, फिर भारत छोड़ो आंदोलन हुआ और इस प्रकार से यह माना जाता है कि जो रोलेक्ट एक्ट सत्याग्रह चलाया गया था ये पहला अखिल भारतीय आंदोलन था जो इतने बड़े स्तर पर चलाया गया था महात्मा गांधी जी के द्वारा। तो इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है दोस्तों। आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। वीडियो थोड़ा सा डिटेल में समझाने की वजह से थोड़ा सा लंबा हो जाता है, तो आपने अगर पूरा पेशेंस के साथ इस वीडियो को देखा होगा तो आपको आसानी से याद हो गया होगा, आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं होगी। दोस्तों मेजर पेपर 8 के जो है कुछ क्वेश्चन और बचे हुए हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जिसका वीडियो बहुत जल्द आने वाली है, तो आप लोग जो है चिंता मत कीजिएगा। इस प्रकार से यहाँ पर समाप्त होता है। आप लोगों से बहुत जल्द मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।